तो एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है चैप्टर 9 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट है, मतलब कानून है, राइट। तो हम एक बेयर एक्ट के हिसाब से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ा जाता है, बड़ा डिटेल्ड है। और क्योंकि कानून है तो जो इसमें लिखा है वैसा ही इसे याद रखना है, वैसा ही इसे समझना है। मज़ेदार बात इसकी यह है कि ये बड़ा आसान है और एग्ज़ाम में बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें हमने चैप्टर 1 से लेके 8 कवर कर लिया, जिसमें फर्स्ट 3 चैप्टर जो थे वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था और बिजनेस एनवायरनमेंट एक यूनिट थी। इसके बाद 5 चैप्टर पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इतना पढ़ने के बाद मैं बिजनेस का पॉइंट तो समझ गया, मैनेजमेंट समझ गया, मैनेजर कैसे डील करते हैं ये मैं समझ गया। अब मुझे लिए ये सही समय है कि मैं ये भी देख लूँ कि कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या होता है। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि फिर बात करना हमारे लिए आसान हो जाए। इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं रहा होगा तो ज्योग्राफी रही होगी, और ज्योग्राफी के बेसिस पे अगर हम चलें तो 2 भाग हमने बांटे, एक भागा फर्म और एक भाग हमने बांटा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड वो लोग थे जो नीड थी जिनके पास, और ये लोग डिमांड करते थे, राइट। फर्म्स वो लोग थे जो नीड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई कर सकते थे। तो ये इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, डिमांड सप्लाई। अब रिसोर्सेज का एक्सेस देखें तो फर्म्स के पास है, ज्योग्राफी के पास डायरेक्ट रिलेशन किसका है, फर्म्स का है। तो यही राजा होंगे, यही बिजनेस करेंगे। जिनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस ज़्यादा होगा इनके पास बाय डिफ़ॉल्ट पावर भी ज़्यादा होगी। जिनके पास पावर ज़्यादा होगी वो लोग एक्सप्लॉइट भी करेंगे, क्योंकि पावर का दूसरा नियम यही है कि जिसके पास ताकत है वो थोड़ा सा तो एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट होंगे कौन? एक्सप्लॉइट होंगे हाउस होल्ड वाले, आम जनता जो घरों में रहती है। ज़रूरी है एक्सप्लॉइट करना? देखो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बाय चांस कह लो या फिर हम ऐसा कह लें कि इकोनॉमी ऐसी है कि करना पड़ जाता है। बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे पास ऐसी हैं जो आज हैं कल नहीं रहेंगी, और एंटरप्रेन्योर के सामने प्रॉब्लम यह है कि हाउस होल्ड चाहता है कि इनका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। फर्म ये चाहती है कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता रहे। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के 2 ही तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या तो कॉस्ट प्राइस कम करो। इन दोनों के जो बीच में है वो क्या छुपा हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस आप डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई से चलती है, तो 100% कंट्रोल आपका इस पर नहीं है। कॉस्ट प्राइस पे आपका कंट्रोल है, लेकिन कॉस्ट भी एक सर्टेन लेवल तक नीचे जा सकती है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। क्योंकि अब हम कॉस्ट ही कंट्रोल कर सकते हैं और कॉस्ट को नीचे करने की भी एक लिमिट है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करना शुरू करते हैं, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सुविधा हो। अब जब 2 लोगों के बीच में लड़ाई होगी, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए किसी तीसरे को बीच में आना पड़ेगा, और वो कौन होगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व कैसे करेगी? तो पहले गवर्नमेंट का हम नेचर समझते हैं। गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लिए वेलफेयर करती है और फर्म्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो अब गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट लेके आएगी एक्ट, कानून। ये कानून फर्म को सिखाएगा कि कैसे चलना है, और हाउस होल्ड को देगा उनके हक, राइट्स, जिसका यूज़ करके वो कंप्लेन कर सकते हैं और फर्म्स को ये समझा सकते हैं कि आप जो कर रहे हो ये गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, राइट। इसी पे पूरा एक एक्ट लिखा है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले भी इसे लिखा गया था, पहले ये लिखा गया था 1986 में। 1986 के बाद इसको अमेंड करके 2019 में नया बनाया गया। उसका मेजर कारण यह है कि 1986 में इंटरनेट नहीं आया था, तो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं तब के लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा था, तो एक्ट में उन चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं हुई। क्योंकि आज अब ये सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्ट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो इंटरनेट से रिलेटेड होने वाले बिजनेसेस और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी हम तक पहुँचाए। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके लिए पढ़ूंगा, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कम से कम समय में, लेकिन अच्छे से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वॉज इनेक्टेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। किसके लिए बनाया गया है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए।
and replace the earlier Consumer Protection Act which is made in 1986, or we can say which is applicable by 1986, expanding the scope of consumer right and protection in India. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये पूरे इंडिया पे लगता है, तो इंडिया एप्लीकेबिलिटी इसमें हम मानेंगे, राइट। एवरी इंडिविजुअल इज अ कंज्यूमर इन सम वे, भले ही फर्म्स को मैंने अलग रखा लेकिन फर्म भी कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर है ही सही। परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज रेगुलरली, हर आदमी या तो सामान खरीद रहा है या तो सर्विसेज का एक्सेस कर रहा है। हावेवर मैनी कंज्यूमर रिमेन अनअवेयर ऑफ देयर लीगल राइट, बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये नहीं पता है कि उनके पास कानूनी हक हैं जिनका यूज़ करके वो फॉर्म्स के ऊपर केस कर सकते हैं, और गलत उनके साथ अगर हो रहा है तो उसके बारे में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। एंड द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू देम अंडर द लॉ। In today's highly competitive market, business often aim to increase sales and market share. In doing so, some manufacturer, seller and service provider may adopt unfair and exploitative trade practices. Word क्या ध्यान रखेंगे? Unfair trade practices. जैसे कि मैंने कहा बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाने के सही तरीके कम हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। This includes selling defective goods, unsafe product, food adulteration, false and mislead advertisements, hoarding, black marketing, overpricing, selling suspicious goods. Such practices expose consumer from financial loss, health risk and exploitation. इन सब चीज़ों को वो यूज़ करते हैं जिससे नुकसान मेजरली कंज्यूमर का क्या होता है, या तो उसका पैसा ख़राब होता है, तबीयत ख़राब होती है, या फिर मेंटली भी वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करी है किसने? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने, और कोशिश हम भी करेंगे कि पढ़ के समझें। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इंट्रोडक्शन वाला जो बचा हुआ पैराग्राफ है उसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें और इसकी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। आगे चले, करा इतना, चलिए वेरी गुड। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें क्लियर हों ताकि हम उसके बाद बात कर सकें। ये 10 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें सप्लायर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकता है, तो इन व्यवहार को समझिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पार्ट है जो हुआ है और इसके लिए अपने कंज्यूमर एक्ट के पास जाना है। तो जब केस स्टडी लिखी जाएगी तो इन सब पॉइंट्स की चर्चा करी जाएगी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, सेल ऑफ अडल्ट्रेट गुड्स। सुना है पहले शब्द ये, सेल ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेट गुड्स क्या होते हैं, आइए एक बार इस पे बात करके देखते हैं। जैसे मैगी नूडल फाउंड विथ एक्सेस लीड कंटेंट। लीड समझते हैं, लीड एक न्यूट्रिएंट होता है जो एक्स्ट्रा पाया गया था एक बार मैगी में, तो उसके बाद हमने मैगी को कुछ समय के लिए बैन कर दिया था। तो जब भी किसी प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का ज़्यादा होना या ज़रूरत से ज़्यादा होना या मिलावट होने को हम क्या बोलेंगे, अडल्ट्रेशन बोलेंगे। देन वी हैव सेल ऑफ काउंटरफीटेड गुड्स। काउंटरफीटेड का होता है नकली, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी सब इसमें आ जाती। किसी भी प्रोडक्ट का फेक प्रोडक्ट बनाना काउंटरफिटिंग मान। जैसे आपने काउंटरफिटेड करेंसी सुना होगा, 500 का नकली नोट। तो नकली क्यों है, क्योंकि असली था और हमने उसका कॉपी करा, उसको फेक बनाया। तो देर इज अ पॉइंट विच इज फेक परफ्यूम सोल्ड एज ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक Chanel No. 5।
एक परफ्यूम चलता है शनेल नंबर 5, तो इसका एक फेक परफ्यूम भी बना रखा है और वो भी मार्केट में बहुत बेचा जाता है, इसको काउंटर फीटेड बोलते हैं, राइट। देन वी हैव सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, जिनका क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड मलेरिया ड्रग विदाउट प्रॉपर एक्टिव इंग्रेडिएंट। मलेरिया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मच्छर के काटने से होती है। कई बार उसकी दवाइयों में भी हमने सब स्टैंडर्ड पाया, मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए 10 और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका स्टैंडर्ड है 5 या 6, तो हम उसको कैसा बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा आदमी समझ गड़बड़ करता है। काउंटर फीटेड गुड्स मतलब फेक, डुप्लीकेट मतलब भी तो वही हुआ, कॉपी तो किया आपने, नहीं। डुप्लीकेट आईफोन विथ इंफीरियर हार्डवेयर। डुप्लीकेट का मतलब होता है हमने फ़ोन को कॉपी नहीं किया है, हमने उसके जैसा बनाने की कोशिश की। जैसे काउंटर फीटिंग में आप ये पता नहीं कर पाओगे कि ये डुप्लीकेट है या नहीं। जैसे आपने कभी शनेल नंबर 5 नहीं खरीदा, तो आपने जब काउंटर फीटेड वाला प्रोडक्ट खरीदा आपको लगा यही सही है, उसकी सारी क्वालिटी सेम होगी, फ्रेग्रेंस भी होगी, उसमें कंटेंट भी होगा, आपको लगेगा सब ठीक ही है, राइट। डुप्लीकेट गुड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड कि ये डुप्लीकेट है, ये रिपीटेड बनाया गया, जैसे एडिडास का एबिबास बना दिया गया है। और जो काउंटर फीटेड है उसमें ये पहचानना मुश्किल है कि ये काउंटर फीटेड है। जैसे नकली नोट भी बाजार में चल जाते हैं क्योंकि हम ये पहचान नहीं पाते ना, जो स्टैंडर्ड्स है उनको चेक करे बिना हम नहीं पहचान सकते कि ये जो नोट है ये नकली है या नहीं, ऐसा। माल फंक्शनिंग वेट एंड मेजर्स, वेंडर यूजिंग टेम्पर्ड वेइंग स्केल, जैसे एक स्केल होती है जिसमें हम माल तोल के खरीदते हैं, तब उसमें 1 किलो माल तोलने की मशीन है, राइट। तो अब हमने उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है कि वो हमेशा 1000 ग्राम को 900 ग्राम पे ही 900 ग्राम पे ही बता देगी कि 1 किलो हो गया। तो आपने 900 ग्राम जैसे ही तोला वो बोल देगी 1 किलो हो गया। तो हर 1 किलो पे आप 100 ग्राम बचा लोगे, हर 10 सेल पे आप 1 किलो प्रोडक्ट बचा लोगे। मतलब आपने टोटल माल बेचा 10 किलो, पर ओरिजिनली आपके पास से कितना गया, 9 किलो, और आपने पैसे कितने के लिए, 10 किलो के। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। देन वी हैव ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। होर्डिंग मास्क ड्यूरिंग दी कोविड-19, एक मास्क निकला था जिसके लगाने से ऐसा बोलते थे कोविड का जर्म अंदर नहीं जानते हो, नाम याद है उसका, जोर से बोलो, N95। तो वो ऐसा कोई होता है कि जर्म्स अंदर कैसे नहीं जाएगा, तो ऐसा करके उन्होंने एक मास्क निकाला, इसकी अब होता होगा तो उन्होंने होर्डिंग कर दी, हर दूसरे मास्क को बनाया और उसको बोला कि N95 है। ऐसी सब प्रॉब्लम भी होती है। ओवर चार्जिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फेसिंग बाय द कंज्यूमर नाउ डेज। सेलिंग वाटर बॉटल्स ओवर MRP ड्यूरिंग फ्लड, पानी बाढ़ आ गई है, पीने का पानी नहीं है, जो था वो सब खराब हो गया, जो कुएं थे, जो बोरिंग्स थे, उन सब में एक्स्ट्रा पानी चला गया, पानी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो जो बॉटल पैक करके बेची जाती है उसकी प्राइस बढ़ा दी। कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स और कैफ़े देखोगे जो ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचते हैं। अच्छा, जो खरीद सकते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब गुड की नेसेसिटी है और आप महंगाई की वजह से नहीं खरीद पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम है। जैसे 5 स्टार्स में चीज़ें महंगी ही हैं और आपको पता है कि मुझे ज़्यादा ही पे करना है और आप वो कर ही सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ये आपका विलिंग टू पे है। पर जो गरीब आदमी है, जो नहीं है एबल एंड विलिंग टू परचेज, और उस पर भी आप प्राइस इंक्रीज कर दो, तो इससे क्या हो रहा है, आप उसकी एबलनेस को छीन रहे हो। एबल और विलिंग तो वो था, पर अब आपने उसको ओवर प्राइस करके उसकी एबलनेस को क्या कर दिया, कम कर दिया, उसकी परचेजिंग पावर बिगाड़ दी, ये गलत है। सप्लाइंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, फॉक्सवैगन का डीजल गेट इमिशन स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, जिसमें गाड़ी को गलत रूप से बना के बेचा गया, डिफेक्टिव थे बहुत सारे प्रोडक्ट, और डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, राइट। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, तो उन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को बेचना सही नहीं है, उसमें गलत गड़बड़ हो जाती है, राइट। जैसे मान लो 10,000 आईफोन बनाए गए, वैसे आईफोन में ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल होती है पर 10,000 कोई फ़ोन बनाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि 2-4 तो डिफेक्टिव निकल ही जाएंगे, तो वो 2-4 भी आपने उन्हीं रेट पे बेच दिए और डिफेक्टिव की कंप्लेन नहीं करी, ये गलत है। कई बार आपने देखा होगा खाने के टाइम पे भी ऐसा होता है, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, खाने का प्रोडक्ट है, इसको बेचा जा सकता है, लेकिन ये अब पुराना हो गया है, एक्सपायरी हो गया है, डिफेक्टिव हो गया है, तो भी आप बेच देते हो, ये भी गलत चीज़ हो गई, राइट। तो ऐसा सब नहीं अपने को करना है। देन वी हैव मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है
हम काफ़ी सारे परफ्यूम के एड्स देखते हैं जिसमें आप डीओ लगाओ परियां गिरती हैं। हम काफ़ी सारे अलग तरीके के भी एड्स देखते हैं जिसमें एक प्रोडक्ट यूज़ करा और आप उड़ने लग गए। तो ये सब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, ऐसा असल में नहीं होता है। तो ऐसा क्यों दिखाते हैं? देखो, दिखाने वाला दिखा रहा है, खरीदने वाला उसको देख के मोटिवेट होकर खरीद भी रहा है। सरकार का कहना है कि इनको दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट को पी के आप उड़ थोड़ी सकते हो, पर अब लोग ऐसा मान लें फिर उनको हार्म हो जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर गड़बड़ है तो आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। फेयरनेस क्रीम प्रॉमिसिंग इंस्टेंट फेयरनेस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कितनी भी फेयरनेस लगा दो, कितनी फेयर एंड लवली लगा दो, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो आप उनका कुछ सुधार कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, पर फिर भी बेचा तो जाता है ना। ये तो प्रॉब्लम है ही, गोरा करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं हम। देन वी हैव इन्फीरियर सर्विसेज, ये भी आजकल बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आपसे वादा किया गया था कि आपको इतनी सर्विसेज दी जाएंगी, जो अब आप बोलोगे तब, पर फिर अब आप मना कर रहे हो या फिर आप कम कर रहे हो। कम करना तो अच्छी बात है, लेकिन अब आप जो सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू गिरा रहे हो, आप उनको प्रॉपरली अवेलेबल नहीं करा रहे हो। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है ना। जैसे बोलते थे गारंटी है, पास नहीं तो फीस नहीं, तो करो वापस करके दिखाओ, पर उन कंडीशन लगा रखी 90% अटेंडेंस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। देखो यार, ये सब मार्केटिंग है, बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए ये सब बोलता है, कंज्यूमर भी ये सब जानता है। इसके बावजूद भी कुछ बेचारे भोले होते हैं मेरी तरह जो फंस जाते हैं। जो फंस जाते हैं तो फिर उन कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? तो फिर सरकार खुली है, अब जानते ही हैं मोदी जी से बातचीत है ही डायरेक्ट, तो सरकार के पास जाओ, उनसे निवेदन करो, वो आपकी समस्या का इलाज करेंगे। इंटरनेट प्रोवाइडर डिलीवरिंग लोअर स्पीड देन प्रॉमिस, अब बोला है 100 Mbps आपको देंगे, तो 24 घंटे 100 Mbps आप चेक थोड़ी करते हो। वो आपको क्या लगता है वो आपके वाईफाई से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इनका पीक आवर कब है, कब ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आपके इंटरनेट का, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको दे देते हैं। और 100 Mbps की जगह 90 Mbps भी देंगे तो भी आप जज नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती है। एक केस में अक्सर सुनाया करता था, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एटीएम में पैसे निकालने गया। उसने एटीएम में पैसे निकाले और एटीएम में लिखा जाता है ना, एटीएम मशीन में कि अनअवेलेबल है या आउट ऑफ सर्विस लिखा है, तो पेमेंट नहीं निकाल पाया। तो उसने पेमेंट कितना निकालना था, 2000 रुपये। तो उसने बैंक पे केस कर दिया कि आपने ये जो सर्विसेज का वादा किया है, और आपने जो सर्विस का वादा किया है और आप ये सर्विस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो बैंक हंसने लगी कि यार 2000 रुपये और एटीएम, हमारा कैसे प्रॉब्लम है ये? कोर्ट केस हो गया, जज साहब के सामने केस सुनाया गया। जज साहब ने बोला कि बैंक की गलती है, बैंक ने प्रॉमिस किया है। तो बैंक ने आर्ग्यू किया कि सर जो एटीएम मशीन है वो इंटरनेट की वजह से चलती है, वो पर्टिकुलर किसी एरिया में लगी होती है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का अपना इशू होता है। हम 24 घंटे थोड़ी फोकस कर सकते हैं कि वो आउट ऑफ सर्विस है या नहीं है। हाँ, ये हम मानते हैं कि उसमें पैसा नहीं है, ये हमारी गलती है, हम नहीं टाइमली उसको डिपॉजिट कर पाए, राइट। लेकिन अगर वो नहीं चल पा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हमारी गलती थोड़ी है। पर कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि नहीं, अगर आपने एटीएम लगवाया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एटीएम की मशीन हमेशा काम करे। तो उसको कंपनसेशन दिया गया और 1-2 हज़ार रुपये उसको मेंटल हरेसमेंट भी उसने डाला कि भाई मेरे को मेंटली भी हरेस होना पड़ा। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं निकले। अब अभी अपन सोचते हैं तो अपने को लगता है यार इतनी सी बात के लिए क्या करना, दूसरे एटीएम चले जाता। लेकिन आप सपोज करिए वो एक मेडिकल इमरजेंसी में फंसा हुआ है, उसका एक करीबी है जो डॉक्टर के यहाँ पे एडमिट है और बस उसे पैसे जमा करने हैं ताकि फिर प्रोसीजर आगे बढ़े, और पास में एक ही एटीएम है और वो वहाँ जाता है और ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करे? पैसा उसके पास है, पैसा उसके बैंक में है, ये बैंक वालों ने बोला एटीएम मशीन है, जब चाहो तब पैसा निकाल लो। अब वो चाह रहा है निकालना, फिर भी नहीं निकाल पा रहा है, तो अब ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, राइट। तो ऐसे कुछ 10-12 पॉइंट हैं जो अपने को केस स्टडी में टकरा जाएंगे। ये मेजरली फेस करी हुई प्रॉब्लम्स है जो कंज्यूमर फेस करता है। एक बार रिपीट करो मेरे साथ। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है दोस्त? सेल ऑफ अडल्ट्रेट गुड्स। दूसरा क्या है? काउंटरफिटेड गुड्स। सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड, देन सेल ऑफ डुप्लीकेट, माल फंक्शनिंग वेट एंड मेजर्स, ब्लैक मार्केटिंग एंड ओवरचार्जिंग, सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंफीरियर सर्विसेज। अब देखते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है
इस एक्ट की। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, आइए। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर क्या करता है, बहुत इग्नोर करता है चीज़ों को। जैसे कंज्यूमर आर ऑफन अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रेमेडी एंड एजुकेशन इज नेसेसरी। उसे ये पता ही नहीं है कि उसके पास पावर है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, कंप्लेन रेस कर सकता है, इस प्रॉब्लम का निराकरण पा सकता है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं सोचता है। तो कंज्यूमर इग्नोरेंस है, तो हमारे को क्या करना है, कंज्यूमर को एजुकेट करना है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर कैसा है, अनऑर्गेनाइज, मतलब आपके साथ गलत हो गया तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, रादर बिंग कि सारे कंज्यूमर मिल जाएं और फिर जाके कंप्लेन रेस करें किसी पर्टिकुलर शॉप को बॉयकॉट कर दें कि आपके यहाँ से माल नहीं खरीदेंगे, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि वो जो बिजनेसमैन है वो ये सारी गलतियां करने से अपने आप को बचाए और अच्छा आदमी बने। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन, 150 करोड़ लोगों में मान के चलिए रोज एक तो एक्सप्लॉइट हो ही रहा है, तो एक एक रोज को कैसे पकड़ेंगे और कितना आप क्रॉस चेक करोगे जाके, क्योंकि इतना हाई लेवल एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन रिड्यूस तो कर ही सकते हैं, कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, इसीलिए एक्ट हमने बनाया। ठीक, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, अगर वो चाहते हैं कि उनका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहे ताकि लंबे समय तक बिजनेसमैन बिजनेस कर सके, क्योंकि एक समय के बाद गुडविल आ जाती है ना, आपकी ब्रांड वैल्यू, आप पे भरोसा है, टाटा प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। ये डेवलप करने के लिए आपको काफ़ी लंबे समय तक कंज्यूमर के हित में सोचना पड़ता है। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेस, देखा जाए तो बिजनेस ने अल्टीमेटली, अगर मान लें ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो इन्हीं रिसोर्सेज को एज अ इनपुट यूज़ किया है और प्रोडक्ट बना के इन्हीं को आउटपुट में दे रहा है ना। तो जब आपने रिसोर्सेज ही सोसाइटी के लिए हैं तो सोसाइटी को आपको फर्ज बनता है, कर्तव्य आपका कि आप उनको अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करें। क्या ये बात समझते हो? देन इट इज़ मोर और लेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि कंज्यूमर भी एक तरीके के स्टेक होल्डर है जिस पे डिपेंडेंसी है आपके बिजनेस की, तो आपको उनको बढ़िया प्रोडक्ट देना चाहिए। मॉरल जस्टिफिकेशन भी तो होता है, हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हम गलत करते हैं तो हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमारा मॉरल जस्टिफिकेशन भी होता है कि हम इस तरीके गलत काम। गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, अगर आप इस तरीके का बिजनेस करेंगे और ऐसी कंप्लेंट्स आएगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन करके आपके बिजनेस को क्या करा देगी, बंद। मैं चाहता हूँ ये दो टेबल आप जल्दी से एक बार रीड कर लें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, नाउ देयर आर की फीचर्स ऑफ द एक्ट। एक्ट किन किन चीज़ों पे बात करता है? एक्ट प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है कंज्यूमर इंटरेस्ट को, एक तो बचाता है और कंज्यूमर इंटरेस्ट क्या है उनको इसके बारे में एजुकेट करता है, जागरूक करता है। स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म है एक्ट के पास कि आपकी सारी समस्याओं को सुना जाएगा और तुरंत से पहले आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया पे है, पूरे इंडिया पे ये एक्ट लगता है। अप्लाइज टू मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर एंड ई कॉमर्स फर्म। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ई कॉमर्स फर्म में इंक्लूड नहीं थी, कौन से एक्ट में, 1986 में, लेकिन इसको हटा के जब हम 2019 वाला ले आए, 2019 ले आए, तब इसमें ई कॉमर्स फर्म को भी कंसिडर हमने कर लिया। कंज्यूमर एम्पावरमेंट ही हमारा मेन फीचर है इसमें, राइट। अब सवाल आता है हु इज़ कंज्यूमर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैंने क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी मार्क कर रखा है। एक क्वेश्चन के रूप में इसको पूछा जाता है कि कंज्यूमर कौन है। तो अब हम जानते हैं जो भी प्रोडक्ट ले, जो भी सर्विस को अवेल कराए वो कंज्यूमर है ना। लेकिन एक बार एक्ट की नज़र से देखते हैं कि एक्ट कंज्यूमर को किस कैटेगरी में रखता है। अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड अवेल सर्विसेज फॉर एनी कंसिडरेशन, कुछ भी पेमेंट करके आपने कोई गुड्स लिया या सर्विस ली है तो आप क्या कैटेगरी में आते हो,
कंज्यूमर कैटेगरी में आते हो। कंसिडरेशन शुड बी पेड, प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड, आइदर अंडर द डेफर्ड पेमेंट स्कीम। या तो मैंने पूरा पेमेंट कर दिया है, या मैंने वादा करा है कि मैं पेमेंट करूंगा, आधा पेमेंट कर दिया, आधे का वादा कर दिया है, या फिर मैंने इंस्टॉलमेंट करा रखी है, डेफर्ड पेमेंट स्कीम में हूं मैं। ये सब अगर आपने किया है तो भी आप कंज्यूमर कैटेगरी में माने जाओगे। अब केस स्टडी में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ने प्रोडक्ट खरीदा, सारी चीजें हुई, आखिरी में लिख दिया कि इसने किसी भी कंसिडरेशन का जिक्र नहीं किया, ये नहीं बोला कि मैं पे करूंगा, ना प्रॉमिस किया, ना पार्टली ना फुल्ली, तो अब हम इसे कंज्यूमर नहीं मानेंगे, तो इस पर कंज्यूमर एक्ट लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पेमेंट होना या उसका वादा होना जरूरी है। इट इंक्लूड्स यूजर ऑफ गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विथ बायर्स अप्रूवल। जिसने खरीदा, जैसे मैंने फोन खरीदा, आपको दे दिया, तो आप हो गए बेनिफिशियर यूजर। कौन सी यूजर हो गए आप? तो अगर आप बेनिफिशियर यूजर हो, मैंने खरीदा है, मैंने आपको ये हक दिया है, तो आप भी कंज्यूमर कैटेगरी में माने जाओगे। जैसे पापा ने फोन खरीदा लेकिन आपको दिया, तो फोन खरीदा पापा ने, पैसे पापा ने दिए, नाम बिल पे उनका लिखा है, तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो केस कौन करेगा? पापा? नहीं, पापा ने आपको बेनिफिशियल ओनर बनाया। यू कैन ऑल्सो मेक अ केस, यू कैन ऑल्सो फाइल अ सूट। मोड ऑफ परचेज कवर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन कवरेज इंक्लूड्स ई कॉमर्स, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये सब पहले नहीं था, 1986 के टाइम पे नहीं थी ये सब बातचीत, ये अभी अभी आई है, और इन सब को हमने इसमें कंसिडर किया है। राइट, तो क्या मैं मानूं आप समझ गए कंज्यूमर कौन है? पक्का? अब एक और सवाल आता है, तो उसकी भी चर्चा हो जाए तो अच्छा है। हु इज नॉट अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है ये तो पता है, पर कंज्यूमर कौन नहीं है ये भी पता होना चाहिए। जिसने भी गुड्स रीसेल पर्पस के लिए खरीदा हो, रीजन ऑफ बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, खरीदा है बेचने के लिए, तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है ये, उसके लिए ये वो कैसे नेचर के लिए यूज कर रहा है? बिजनेस नेचर के लिए यूज कर रहा है, बेच के पैसा कमाना चाहता है, तो उसको कंज्यूमर नहीं मानेंगे, उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कमर्शियल पर्पस, अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रोडक्ट को खरीदा लेकिन अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीदा, जैसे मैंने कार खरीदी लेकिन उसको बिजनेस में यूज किया, तो मेरे लिए अब ये असेट है, और असेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, असेट में अगर कोई लफड़ा होता है, तो मैं इसके ऊपर भी कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक, तो ये कंज्यूमर की कैटेगरी में आप फॉल नहीं करते हो। मतलब पूरी तरीके से आपको कंज्यूमर होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट खरीदा है कंज्यूम करने के लिए, ना तो रीसेल करने के लिए, ना तो कमर्शियली यूज करने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना चाहिए, और 3 बातें आपको यहाँ पे कवर करना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने रीसेल के लिए खरीदा है, अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा है, और अगर आपने कंज्यूम करने के लिए खरीदा, तो आप कौन से कंज्यूमर कौन कहलाएगा? कंज्यूम करने वाला। ना रीसेल वाले को मानेंगे ना कमर्शियल वाले को मानेंगे। वैसे भी इन दोनों को हम कस्टमर बोलते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कस्टमर, कंज्यूमर नहीं बोलते। क्या यहाँ तक क्लियर है? कंज्यूमर कौन है पहचान गए आप? चलो अब एक बात और करता हूं आपसे। कंज्यूमर को इस ट्रायंगल में 3 बातें लिखी थी, एक लिखा था रीसेल, एक लिखा था कमर्शियल पर्पस, और एक लिखा था कंज्यूमर, कंजम्पशन पर्पस। ठीक है, तो कंजम्पशन है तो हाँ है, रीसेल है और कमर्शियल है तो ना है। कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंज्यूमर राइट की तरफ। एक प्रोडक्ट है, आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना है इसका नाम, क्या नाम है इसका? आई शेयर। आईफोन का प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया, आई शेयर। ठीक है, अब आई शेयर से हम कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर राइट्स को क्या कर सकें, रिकॉल कर सकें, याद कर सकें। कंज्यूमर राइट्स हमारे पास कितने हुए? इसका मतलब 5 की 6 के 7, 6। पहला हम पढ़ते हैं राइट टू सेफ्टी। पहला राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी। कवर क्या हुआ? एस। क्या राइट है? कंज्यूमर हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। हर वो प्रोडक्ट जो आपकी स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए या जिंदगी के लिए हानिकारक है, इसके खिलाफ आपके पास अधिकार है राइट टू
सेफ्टी का। एग्जाम्पल क्या है? अवॉइडिंग सबस्टैंडर्ड गैस सिलेंडर दे में कॉज एक्सीडेंट। वन लाइनर क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस गुड्स एंड सर्विसेज। कोई पूछा राइट टू सेफ्टी क्या होता है तो क्या बोलोगे? किसी भी हानिकारक प्रोडक्ट और सर्विसेज के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन दिया गया है, राइट। देन वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या नाम है कानून का? एक्ट राइट का क्या नाम है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो ये आई हो गया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर हैव द राइट टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट बिफोर दी परचेज। जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे और बेचने वाला ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। अगर डिनाई कर रहा है तो आपके अधिकार का मिसयूज़ हो रहा है। लड़िए, झगड़ा करिए और अपने अधिकारों के लिए अटल रहिए। Reading nutritional fact on food packets are the example of using this principle. Right to full and correct product information is very important. पता होना चाहिए जो यूज करना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। देन वी हैव राइट टू चूज। राइट टू चूज को दो नाम बोलते हैं, राइट टू अश्योर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट टू बी अश्योर्ड। अश्योर्ड आया तो ए आ गया, तो I is for informed, S is for safety, A is for assured. Consumer have freedom to choose variety of goods and services at a competitive prices. सेम प्राइस पे जितनी भी वैरायटी के गुड्स अवेलेबल हैं, कंज्यूमर के पास इसका अधिकार है कि वो उसमें से जो पसंद आए उसको चूज करेगा। तो बुरा नहीं मानना अगर आपको चूज नहीं किया गया है तो चलता है। कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो चूज करेगा। सिलेक्टिंग अमंग दी वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके हिसाब से जो सूटेबल है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बोले नहीं आपको ज़्यादा प्रीमियम वाली ही लेना है, नहीं, कम प्रीमियम वाली भी चलेगी अपने को। तो फ्रीडम टू सिलेक्ट फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं सबको देखना, सुनना, जानना, फिर अश्योर करके फाइनली अपने लिए चूज करना हमारा अधिकार है। Now we have right to be heard. Heard is for H. So I is for informed, S is for safety, H is for heard, A is for assured. So let's read heard. Heard क्या है भाई? Consumer have right to file complaint and be heard in case of dissatisfaction. अगर आप किसी भी सर्विस से या किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप बताइए कि आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको सुना जाएगा और अगली बार सुधार किया जाएगा। अगर वो मना कर दे सुनने से कि नहीं हम तो यही कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यू कांट से लाइक दिस। आप अगर सेटिस्फेक्शन देने उतरे हैं तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है और सामने वाले के सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना है। और अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो उसकी कंप्लेन सुनी जाएगी, उसके पास अधिकार है कि आपके खिलाफ क्या कर दिया जाए, केस। अप्रोचिंग कंज्यूमर फोरम फॉर एनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट। राइट टू रेज वॉइस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आवाज उठाइए अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो। देन वी हैव राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल इज कम अंडर द आर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो I is for informed, S is for, H is for heard, A is for assured and R is for redressal. Okay. Consumer have the right to get relief against unfair trade practices through compensation, replacement and repair. तीन चीजें सरकार करके देगी। पहली, पैसा वापस कर दे, कंपनसेट कर दे, रिप्लेस करके दे प्रोडक्ट, या फिर आपको रिपेयर करा के दे, जो गलत हुआ है वो सुधार दे। रिसीविंग कंपनसेशन फ्रॉम पुअर मेडिकल सर्विसेज। कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जो पुअर मेडिकल सर्विसेज देते हैं, अगर हम वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो वो आपका कंपनसेशन करते हैं, पेमेंट करके आपको रिलीफ करते हैं। राइट टू क्लेम कंपनसेशन और एनी काइंड ऑफ रेमेडी इफ रिक्वायर्ड। यहाँ तक ठीक है? जल्दी तो नहीं है? ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जो भी कंज्यूमर है उसको ज्ञान दीजिए, एजुकेट कीजिए कि आपके पास राइट है, आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन सब चीज़ों को नोटिस करना है। कंज्यूमर अगर नॉलेजेबल रहेगा, रैशनल रहेगा, तो उसके साथ कम से कम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगे। कंज्यूमर हैव द राइट टू अक्वायर नॉलेज अबाउट द राइट एंड द रेमेडीज टू। लर्निंग अबाउट MRP लीगल राइट इन स्कूल करिकुलम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट।
राइट टू बिकम एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, राइट। तो एजुकेशन के लिए ई आ गया। तो आई शेयर का मतलब समझ में आया। आई इज फॉर इंफॉर्मेशन, एस इज फॉर सेफ्टी, एच इज फॉर हर्ड, ए इज फॉर अश्योर्ड, आर इज फॉर रेड्रेसल एंड ई इज फॉर एजुकेशन। क्या क्लियर है यहाँ तक? 2 मिनट एक री रीडिंग करिए इसकी, फिर हम चलेंगे आगे। डन। नाउ लेट अंडरस्टैंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आइए इस पे थोड़ी बातचीत करी जाए। कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सारी प्रॉब्लम किस पे नहीं डाल सकते? फर्म पे। सप्लायर मैन्युफैक्चरर ये सब गलत करते हैं माना, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपने उनको फुलफिल किया है? तो एक्ट आपको समझाता है कि इन सब चीज़ों के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप ये सब गलतियाँ करते हैं तो फिर आप भी फंसेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट इस चैप्टर का केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। मेरा प्रिडिक्शन है कि अगर इस पे क्वेश्चन इस साल बना तो शायद कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बने, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको बहुत इग्नोर कर देता है बच्चा कि हाँ हमें पता है हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है। कई बार केस स्टडी चलती है और अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है तो भी आप केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भी गलत हो गए ना उतने ही। क्या होता है, केस तब होता है जब अगला व्यक्ति पूरा गलत हो। थोड़े आप गलत हो, थोड़ा वो गलत है, तो दोनों ही गलत हैं। अब इसमें केस क्या करना, आप सेटलमेंट करो, राइट। अंडरस्टैंड। बी अवेयर। पहली बात क्या बोल रहे हैं हम? बी अवेयर। रीड करिए यहाँ पे। कंज्यूमर शुड नो अबाउट द डिफरेंट गुड्स सर्विसेज अवेलेबल एंड बाय ओनली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। अब उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पढ़ो खरीदोगे तो ही हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब आपने प्रोडक्ट खरीदा, आईएसआई का मार्क देखा, एफपीओ का, हॉलमार्क का, ये सब देखे नहीं देखे, राह चलते आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, उससे आपको प्रॉब्लम हो गई, अब आप कोर्ट केस कर दोगे, इतना इजीली उसको सॉल्व नहीं करा जा सकता। हम लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बिल ही नहीं लेते, तो आप किस बेसिस पे जाओगे केस करने? कैसे प्रूफ करोगे कि आपने प्रोडक्ट लिया है? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये सब चीज़ें करना है। जैसे आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब आप समझ, अपने इंदौर का बेस्ट एग्जाम्पल आप ये देखो। इंदौर में आए दिन हज़ारों की तादाद में स्टॉल लगते हैं। आप वहाँ जाके मोमोज खाते हैं, पोहे खाते हैं, कचौरी खाते हैं, लोगों के लिए तो फिक्स नाश्ते का स्पॉट है वो। आपने कभी उनसे पूछा है कि आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेट है? वो कौन सा तेल आप यूज़ कर रहे हो? आपको जो, आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट लिया, आपने खा लिया। अब आप बोलो कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो आपके पास ये राइट बचा ही कहाँ कि आप कंप्लेन कर दो। तो सर फिर इसका मतलब क्या करें? जो स्टैंडर्डाइज दुकानें वहाँ से खाओ। जैसे आपको इंदौर में JMB अपना स्वीट ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास ऑथेंटिकेशन है हर चीज़ का, और आपको रोड साइड भी मिलेंगे। हिंदुस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना कमाल का है कि JMB पे आपको फूड इंस्पेक्टर की रेड्स मिलेंगी, राइट। लेकिन जो स्ट्रीट शॉप्स हैं इस पे आपको कोई फूड इंस्पेक्शन की रेड नहीं मिलेगी। और अगर देखा जाए तो आप मेरे को बताओ, जो पैसा आप स्ट्रीट शॉप पे देते हो ये टैक्स पे कर रहे हैं इसका? चलो मत करो टैक्स पे, एटलीस्ट आप अपनी दुकान रजिस्टर करा लो। एटलीस्ट आप ये कर लो कि भाई साहब हमने फूड लाइसेंस तो लिया हुआ है। कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं और फिर हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। आप देखो बीते दिनों में आप सब देखोगे इंदौर के लोगों का इम्यून सिस्टम कितना फ्लक्चुएट होता है। थोड़ा सा मौसम खराब हुआ फ्लक्चुएट हो जाता है। ये मालवा है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। ये मालवा रीजन में जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा बदलता है, तो मॉडरेट एटमॉस्फेयर है।
हमको इतना ज़्यादा हमारा इम्यून स्ट्रांग होता है, जो ज़्यादा इन्वायरमेंट देखते हैं उनका इम्यून ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना भाई। अरे जो ठंड में रहेंगे उनको आप गर्मी में ले आओगे तो वो जल्दी बीमार हो जाएंगे ना। आप तो चारों महीने चारों सीजन देखते हो, आपका इम्यून ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी वर्किंग कंडीशन ज़्यादा है। इंदौर का जो व्यक्ति है, मालवा का जो व्यक्ति है, ये 12-16 घंटे आराम से काम कर सकता है। कश्मीर में करके दिखाओ 12 घंटे 16 घंटे काम, साउथ में करके दिखाओ। क्यों? हम मॉडरेट है ना, हम थोड़ा सा एसी चला के बैलेंस आउट कर लेंगे। पानी है हमारा। फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्यों इतना पीछे जा रहा है? क्योंकि हमारी जो रेगुलर डाइट है उसमें मिक्स फूड्स हमारी बॉडी का पार्ट है। हम लोग बाहर का खा ही रहे हैं ना। तो अब दो चीज़ें, या तो आपकी बॉडी उसको इम्यून कर लेगी या फिर आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी। तो आए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये सब चीज़ें क्रॉस चेक कर रहे हैं क्या। अब इससे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बाहर का नहीं खाना है, पर अपनी डाइट का पार्टी बना लेना है, ये तो गलत है ना। मेक इन्फॉर्म्ड एंड क्वालिटी कॉन्शियस चॉइसेस। कॉन्शियसली प्रोडक्ट खरीदिए बेचिए, तभी आपका भला हो पाएगा। सेकेंड वी हैव लर्न अबाउट द रिस्क। रिस्क क्या होती है कंज्यूमर को पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड रिस्क एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट एंड फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वाइल यूजिंग देम। लिखा है कि इसको 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस्तेमाल ना करें, फिर भी आप कर रहे हैं, फिर आपका नुकसान हो रहा है, तो अब इसमें आपका अनकॉन्शियस ब्रेन का प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरर का प्रॉब्लम। यूज प्रोडक्ट सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। रीड लेबल्स केयरफुली। जो भी प्रोडक्ट पे लिखा है उसे केयरफुली पढ़िए, क्या लिखा है, कितना प्रॉब्लम है। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। गुड इवनिंग डियर सर, लव फ्रॉम इंदौर, लव यू टू। लव बोल दिया, मैं आगे प्रोसेस ही नहीं कर पा। क्या बोल रहा था दोस्त मैं? हाँ, मैंने ऑब्जर्व किया है बीते दिनों में, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं पिछले 3 से 4 साल की रेंज अगर अपन देखें तो हेयर फॉल की समस्या बहुत बढ़ गई है ना। मतलब हर आप देखो ट्राया जैसे प्रोडक्ट आ गए हैं और कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है, और फर्स्ट स्टेज और सेकंड। तो ये तो पहले नहीं था, पहले बाल नहीं झड़ रहे थे। अभी एकदम ऐसा क्या हो गया कि बहुत बाल झड़ने लग गए, बहुत प्रॉब्लम आ गई? ऐसा क्या हो गया एकदम से? अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करो, तो मैंने अभी पीछे बोला आपको कि कोई भी बुरी चीज़ जो होती है वो एकदम इम्पैक्ट नहीं देती, उसको टाइम लगता है इम्पैक्ट डिलीवर करने में, राइट। तो 1991 एलपीजी ग्लोबलाइजेशन हुआ और बाहर की बहुत सारी कंपनीज इंडिया आई, तब हमारे यहाँ प्रोडक्ट चालू हुए। तो मेजरली मैं ऐसा मानता हूँ कि 1991 के बाद से ही इंडिया के कल्चर में बाहर का खाना इंट्रोड्यूस हुआ है। अदरवाइज जो भी, अगर आप इंडियन फूड जो भी आप बाहर देख रहे हो ना, ये सब घर पे बनता है। आप सोच के देखो, पाव भाजी आप बाहर खाते हो घर पे बनती है, छोले भटूरे बाहर खाते हो घर पे बनता है। हमने रीजन स्पेसिफिक फूड क्रॉस किया, लेकिन हमने जंक फूड इंट्रोड्यूस नहीं किया। जंक फूड तो 1991 के बाद की मेरे को पिक्चर लगती है ना, जब वो मैकडी आ गया, वो वहाँ से पिक्चर चालू हुई। उस दौरान में काफ़ी सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज भी आई, तो हमको इंट्रोड्यूस किया गया शैम्पूस के द्वारा, कंडीशनर्स के द्वारा, राइट, लोशंस, मॉइस्चराइजर, फेस पैक, हेयर पैक, इन सब के द्वारा। इसके पहले हिंदुस्तान के लोग कुछ नहीं करते थे क्या? बाल नहीं धोते थे, गंजे थे क्या सब? हमारे यहाँ की जितनी मूवी आप देखोगे जिसमें राजा महाराजा दिखाए जाते हैं, उनमें सबके बाल बहुत अच्छे और बड़े हैं, तो उस समय भी रहे होंगे। तो मतलब थी ना ग्रोथ, ऐसे गंजे थोड़ी थे। कोई भी गंजा राजा देखा है आपने हिंदुस्तान में? नहीं देखा होगा। फिर ऐसा क्यों है कि अभी हम ये प्रॉब्लम फेस करें? तो अब सीन क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि करीबन डेकेड, 2-3 डेकेड तक हमने बहुत शैम्पू यूज़ किया। मतलब क्लिनिक प्लस से गाड़ी भी धो ली और बाल भी धो लिए। अब 10-20-30 साल बाद वो टाइम आ गया है कि नॉर्मली ही बाल झड़ने लग गए। मतलब जो बाल झड़ने की प्रोसेस 60 ईयर्स की होती होगी, मान लेते 50 साल की उम्र के बाद बाल झड़ते होंगे, वो खिसक के 30s में आ गई। स्किन इश्यूज पहले से ज़्यादा हो रहे हैं।
क्योंकि आप मैं कैसे मान लूँ कि आप एक केमिकल रोज अपनी बॉडी पर लगाते हो और आपको लग रहा है ये आपकी बॉडी को अच्छा कर रहा है। मेरे को तो इस चीज़ में कोई लॉजिक समझ में नहीं। एक केमिकल आप रोज बॉडी पे लगाओ। अच्छा, मतलब दुनिया इतनी कमाल की है कि फेस क्रीम लगाने वाले और लोशन लगाने वालों को लगता है कि शराब नहीं पीना चाहिए। इथेनॉल का केमिकल हम अंदर क्यों ऊपर डालो। You can use sulfate on your body, on your skin. You can use monosulfate toothpaste doing in your gums and spitting every day. Starting day with like that. और इथेनॉल थोड़ी पी सकते हैं, वो केमिकल है, बाकी सब क्या है। तो उसके पहले भी तो था ना। और अपने मालवा का तो बहुत अलग था। मालवा में लाल मिट्टी काली मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी से लोग धोते थे अपने आप को मतलब बॉडी वॉश थोड़ी था, यही था। साबुन की जगह पत्थर रगड़ते थे, ऐसा सब नहीं। थी, नेचुरल चीज़ें भी थी। पर हमको ये चीज़ समझना चाहिए, हमको ये सब बातें समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ना बहुत ऐसे करीब से देखा है कि जब भी आप थोड़ा कॉस्मेटिक पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाओ, अगर आप कॉस्मेटिक ओरिएंटेड नहीं हो और कॉस्मेटिक पे शिफ्ट हो जाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और नेचुरल ब्यूटी है यार। आपने अपने चेहरे पे एक लेयर लगा ली और आपको लग रहा है आप सुंदर हो, तो मुझे तो नहीं लग रहा आप सुंदर हो। फिर वो आप कुछ आपकी, जैसे हमारे घर में है ना, जो पहले के समय में क्या होता था, जैसे सोफ़ा अगर थोड़ा सा फट जाए तो हम उसको कवर करते थे नए सोफ़े के कवर से, ताकि लगे कि अरे वाह नया सोफ़ा है। तो वैसे ही जो लोग मेकअप करते हैं, उम, ऐसा ही कुछ है कि कुछ होगा अंदर खराबी, तो उसको कवर अप कर रहे हैं। भाई क्या ज़रूरत है करने की। भगवान ने आपको स्किन दी, अच्छी दी है। काला बनाया, गोरा बनाया, गोरा बनाया। काला बनाया तो लोग चिढ़ाएंगे, गोरा बनाया तो गोरे लोग आपको गोरा गोरा बोलेंगे, उसमें क्या है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसमें आपको मतलब मेरी पर्सनल तो ये है कि आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, राइट। मतलब आपको अवेयर होना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक। असर्ट योर सेल्फ, डिमांड फेयर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी। जैसे मेरी जो एक डायरी है ना, डायरी, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों का नाम लिख रखा है। उसमें मैंने एक सलून वाले का भी नाम लिख रखा है। तो हमारे साथ थोड़ा सा हुआ था उनका, तो और हमारी करीबन 7 साल की दोस्ती थी। 7 साल का हमारा याराना था। 7 साल से वो आदमी हमारा मतलब इतना लॉयल था, मैं आप समझ लो। मतलब मैं गर्लफ्रेंड से मिलने डिले कर देता था, उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करता था। लेकिन फिर वो हो ही जाता है ना कि अरे तो मेलविया तो हमारे हो गए अब, तो उन्होंने मेलविया को लाइटली ले लिया थोड़ा सा। मेलविया ने उनको समझाया, को बोला कि एक दिन आएगा और आपको मैं बताऊंगा कि आपने क्या किया है। उनका भी नाम लिख रखा है मैंने। क्यों? मैंने क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रखा है ना, इसमें लिखा है असर्ट। तो असर्ट योर सेल्फ में उन्होंने क्या बोला, डिमांड फेयर ट्रीटमेंट। मैंने फेयर ट्रीटमेंट मांगा, मुझे नहीं मिला, अब डिमांड करने से नहीं मिल रहा है तो छीन लेंगे। दोनों में से कुछ तो करेंगे। रिवेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीक अप फॉर फेयर डील, ये तो देखो होना चाहिए भाई। आपने कुछ किया मैं भी कुछ करूं, आप भी कुछ मैं भी कुछ। ऐसा नहीं कि मैं खुश हूं और आप खुश ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब लिखा है तो पढ़ देते हैं। अवॉइड इलीगल गुड्स, डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिल्कुल ये सब चीज़ें देखो, एक बहुत सीरियस बात है ना। आप धुरंधर 1 देखे होंगे, धुरंधर 2 देखे होंगे, देख लेना। मतलब वहाँ तो अब विजुअलाइजेशन है, मैंने तो इसको बहुत साल पहले एक्नॉलेज कर लिया था। मैं आपको लिटरली एक बात बता रहा हूँ, ज़िंदगी में 2 काम कभी मत करना, कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, मतलब कितना ही वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, एक किसी भी प्रकार का ना इलीगल नशा वशा नहीं करना अपने ना। जैसे होता है ना, जैसे ये चरस गांजा, ये सब नहीं करना, ठीक है। ये जितना भी ये ड्रग वाला पार्ट है, इसको इसमें बिल्कुल हाथ नहीं डालना, बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना। मतलब कुछ भी हो जाए, आप कितना फंस, मैं अगर बाण शैया पे भी लेटा रहा हूँगा, भीष्म पितामह जैसे,
और 5 मिनट बचे होंगे मेरी ज़िंदगी में जाने के, और आप मेरे से तब आके बोलोगे ना कि मेरे को 5 मिनट बता दे मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं उठ के समझाऊंगा। लेकिन आप इस चीज़ में मत जाना कभी। ये ज़िंदगी का वो एक पहलू है जिस पे आदमी ने कदम रखा तो वो पीछे कभी नहीं आ सकता। इस चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं करना। उसका कारण बहुत कारण है, हजारों लाखों कारण है। हेल्थ इश्यूज की मैं बात नहीं कर रहा। हमारा पहला जो धर्म है ना वो हिंदुस्तान के प्रति है, और इन सब चीज़ों से हिंदुस्तान में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती है। ऑल्दो मैं माफिया गैंगस्टर्स को बहुत आइडियलाइज करता हूँ कि वाह क्या पैसा है, वाह मज़ा है, लेकिन ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना ज़िंदगी में, ये नहीं होना चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना आजकल, जो हो गया ना कि सब्सटेंस तो आदमी करता ही है, नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और आपको नहीं पता आप क्या फाइनेंस कर रहे हो। यू नेवर नो आप क्या फाइनेंस कर रहे हो। तो इससे बहुत बचना चाहिए। और दूसरा, जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति को चीट नहीं करना। अपने कुछ भी हो जाए, कितनी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, धोखा कभी नहीं देना है किसी को। धोखा देने से बचना है। धोखा खा लेना है, देना नहीं। कोई आपको धोखा दे दे कोई बात नहीं, देना नहीं। क्लियर रखना है, या तो खुद में क्लियर रखना है या उसको क्लियर रखना, लेकिन धोखा नहीं देना है। अगर आप धोखा दे रहे हो ना अगर आप किसी व्यक्ति को, तो आप फिर ह्यूमैनिटी को आपने ह्यूमन नहीं रहे फिर आप। तो एक जीवन में किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। झूठ तो खैर बोलना, लेकिन किसी को है ना इमोशनली आप धोखा मत दो, इमोशनली हर्ट मत करो उसको। प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए 2 नियम बहुत ज़रूरी हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को इमोशनली यूज्ड और उसके साथ बिट्रे नहीं करना है, भले ही कितना नुकसान हो जाए। ठीक है। और दूसरा, किसी भी प्रकार के ऐसे सब्सटेंस में नहीं जाना है, ड्रग्स में नहीं जाना है। यहां जिस व्यक्ति ने कदम रखा वो लौट के वापस कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा। और इसके बाद जो आदमी के साथ होगा और जो होता है वो इतना ब्रूटल है, इतना, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो नशे के चक्कर में, ड्रग्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तो खुद की तो ख़राब करते ही हैं, बहुत सारों की, लोगों की हंसी खुशी तक छीन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारों के मन में होता है कि नहीं सर आजकल थोड़ा कॉमन है, ये है, हमको ट्राई करना है, भगवान ने एक ज़िंदगी दी। देखो बहुत सारी ऑल्टरनेट्स हैं। ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, एक एज है, समझ आता है, बट यू आर इन टू अ प्रॉपर थिंग, ये बहुत खतरनाक है। इसमें आपको नहीं जाना है, कुछ भी हो, मतलब आपको कोई कितना ही कन्विंस कर दे। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सब्सटेंस यूज़ करना है, तो आपका विल होना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं होना चाहिए। किसी के बोलने पे तो मैंने कभी कुछ करा ही नहीं, मानना ही नहीं, और ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं मानना है। लेकिन आपको लगे कि नहीं यार ये मुझे ट्राई करना ही है, ऐसा है और ऐसा वैसा, जो भी आपका अपना परसेप्शन, अपनी मेंटेलिटी, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपनी सराउंडिंग होती है, पर यू शुड बी वेरी क्लियर कि इन चीज़ों में नहीं जाना। हिंदुस्तान जा रहा है, हिंदुस्तान है ना इन चीज़ों में जा रहा है। बड़े सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे जो गांजे के ऊपर गाना बनाते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, ऐसी सब, ये सब बातें, इन सब लोगों, इन लोगों से, ऐसे आर्टिस्ट से, इन सब से बहुत दूर रहना है। अपने को बच के चलना है इनसे, और मिल जाए अकेले में तो ठोक देना, लेकिन इस लाइन में नहीं जाना कभी अपने, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। आपके लिए नहीं, आप मतलब अपनी पीढ़ी को भी ख़त्म कर दोगे, अपने आप को भी ख़त्म कर दोगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी के गिरने का स्तर होता है ना कि वो कितना नीचे गिर सकता है। तो जिसने इस पे हाथ रख दिया वो आदमी सबसे गिरा हुआ मानता हूँ। जो वहां तक जा सकता है ना, वो किसी भी हद पे जा सकता है, फिर वो ह्यूमैनिटी के काबिल नहीं है। क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से ऐसा समय आ जाता है कि आदमी अपने कॉन्शियसनेस और सेंसेस को भूल के बड़ा छोटा देखना भूल जाता है। वो किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और आप बोलोगे कि सर मेरे उससे क्या होता है, नहीं, आपके जैसों से ही तो है। अगर जेनजी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और जेनजी इस चीज़ को डिनाई करेगा, तो ये डिनाई भी तो हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
क्योंकि एक समय आएगा कि सोसाइटी आपको बोलेगी अरे आप तो कूल नहीं हो। हाँ, मैं नहीं हूँ कूल, ऐसा कूल मेरे को नहीं बनना है ना। और अगर आपको कूलनेस ही देखनी है तो आ जाना किसी दिन ऑक्टागन में, मैं बताऊंगा कूलनेस क्या होती है। मेरे साथ करना 3-3 मिनट के 3 राउंड की स्पारिंग, फिर मैं बात करूंगा कि कूलनेस क्या होती है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है ये चीज़ कि इस दुनिया में बहुत कुछ बेहतर करने के लिए भी है। आपको खुद को हार्म ही करना है ना, तो आप ऑक्टागन में एंटर करिए, वेलकम है हमारे लिए तो, खुला हुआ है। मैं तो फुल प्रमोशन में हूँ, आप देखेंगे आने वाले 4 साल में आपको प्रॉपर एकेडमीज खोल के दूंगा मैं, इसी पे बेस्ड। क्योंकि भले मेहुल कितनी ही बातें करता है, लेकिन मेहुल का फिटनेस का एंगल हमेशा जिंदा रहेगा। जितने भी मेहुल के हाथ से गए निकल के आसपास जुड़े हुए हैं, उन सबको फिटनेस तो दी है मेहुल ने, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा गिफ्ट है ये मेरा। क्योंकि इसी ने आज तक बनाए रखा। जब जिंदगी में बहुत नीचे था तो इज्जत ही फिटनेस ने दिलाई, और किसी ने थोड़ी दिलाई। और आज भी जब थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, तो वापस उसी जगह जाता हूँ। मैं नहीं जाता सब्सटेंस के पास। मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी का स्तर खत्म हो गया अगर वो वहां तक चला गया तो। 2 मिनट की खास बात आपसे करी, ध्यान रखिएगा। आस्क फॉर कैश मेमो। कैश मेमो इज व्हाट? बिल। यू शुड टेक अ बिल। फाइल कंप्लेन इफ यू फील अनसेटिस्फाइड। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। कंज्यूमर सोसाइटीज मतलब ऐसे ग्रुप्स बनाइए, अगर किसी कंज्यूमर के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो हम सब मिलके उनके खिलाफ झगड़ा करें। हम सरकारी मुद्दों पे यूनियन बना के बहुत झगड़ा करते हैं सरकार से, हम धरना देते हैं, सब देते हैं, लेकिन क्या हम इन बातों के लिए सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं? नहीं। वहाँ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, यहाँ इंटरेस्ट क्यों नहीं है? हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए। आपके स्कूल अगर आपको इन्फीरियर सर्विसेज देता है, आपके स्कूल में ऐसा कभी हुआ है कि कोई टीचर साल भर आप उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और 20 साल में आपको छोड़ के दूसरे स्कूल चले गए हो? कैसे कर सकते हैं कोई ऐसा? पॉसिबल है ये? जिस व्यक्ति ने सिलेबस आपके साथ शुरू किया वो आपको बीच में कैसे छोड़ के जा सकता है? इसका मतलब वो एम्प्लॉई है। क्या आपने कभी इसके खिलाफ कंप्लेन रेज करी? क्या ऐसे भी दिन हुए हैं कि 1-1, 2-2 हफ्ते तक आपके यहाँ स्कूल में टीचर ही नहीं है? तो आपने पैसे दिए ना यार, मैं आपसे पैसे ले लूँ और मैं आऊँ नहीं 15 दिन, फिर किसी और मतलब मेरा चेहरा दिखा के आपको कोई और पढ़ा जाए, चलेगा ऐसे? तो फिर आप स्कूल में क्यों नहीं कंप्लेन रेज करते हो, क्यों नहीं बोलते हो? प्रॉब्लम यह है कि एक बच्चे को बुरा लगता है, बाकी सब बच्चे चिल करते हैं। इसीलिए तो मॉडर्न टाइम्स में हमारे इंडिया के साथ जो दुनिया, इंडिया की एक ही प्रॉब्लम है, इंडिया का एजुकेशन वीक है। क्यों हमारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं? उनको पता है यहाँ पे टीचर टीचर ही नहीं, एम्प्लॉई है। मैं तो इतने लोगों के साथ उठता बैठता हूँ ना, दे आर रेनाउंड स्कूल टीचर्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ माई एज, स्टिल बिहेविंग लाइक अ मैनियक, स्टिल डीलिंग विद स्टूपिड प्रॉब्लम्स। तो मेरे तो एक दोस्त है, उनको तो मैंने बोला था स्टाफ रूम में बैठ के गॉसिप करने वाले लोगों को मैं टीचर्स नहीं मानता हूँ, है ना। दे आर एम्प्लॉयज, दे हैव एम्प्लॉय मेंटेलिटी, दैट्स व्हाई दे कैन लीव एनी एकेडमी एंड मूव टू अनदर एकेडमी। मेरा यार कमिटमेंट नहीं है क्या? कमिटमेंट कोई चीज़ नहीं होती है। और अगर मैं इतना इजीली स्विच कर सकता हूँ तो फिर मैं एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉय स्विच करते हैं। टीचर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल थिंग, ये हर किसी के लिए नहीं है ये प्रोफेशन, ठीक है। रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट करना चाहिए, वेस्ट मत करो, सामान मत खराब करो। इंदौर तो इसमें बेस्ट है, पहले से कितना बेहतर हम कर रहे हैं स्वच्छता की ओर। ध्यान रखिए, मन को भी साफ रखिए और शहर को भी साफ रखिए, और ख़ासकर हमारी सोसाइटी को ऐसे लोगों से साफ रखिए जो इन सब चीज़ों का प्रमोशन करते हैं। अगर आपके आसपास, मैं आपको सच बताऊं, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं जो इस प्रकार के सब्सटेंसेज में इन्वॉल्व है, आपको उसके साथ सारे संबंध नाते सब तोड़ देना चाहिए, सिर्फ ये बोल के कि तुम यूँ करते हो। हम आज इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर यूके का एक दौर देखा हो, एक यूके की कम्युनिटी थी जो रोड पे घूमते थे, यही करते थे, बर्बाद कर दिया उन्होंने सब चीज़ों को। और देखो, मेरा ऐसा कहना है कि माना आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट दे रहे हो, बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ठीक है, चलेगा, बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो कंज्यूमर है उसका भी तो कुछ है ना, उसकी भी तो लाइफस्टाइल है कि नहीं है? मतलब आप, और ये ऐसा कैसी खुशी है जिसमें मेरे को होश ही नहीं है? ये खुशी नहीं है, ये बेहोशी है। हम यूं ही सेंसेस की वजह से बेहोश हैं, और हम बेहोश हो जाएं। ये हिंदुस्तान की बातें
नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ों को हमें बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और मेरा तो कहना है कि इनको तो पकड़ के धोना चाहिए। मेरे तो रेडार में आ जाए कोई, फिर आप देखो क्या भूत बनाता हूँ मैं तो उसको। राह चलता कोई मिल जाए मेरे को, भैया 20 रुपये दे दीजिए, आहा, उसको तो बोलता हूँ बैठ तू तो गाड़ी पे, 20 रुपये में तो को दुकान तक लेके चलूँगा, उसको समझाता हूँ मैं बैटमैन स्टाइल में। आई थिंक आई हैव कवर्ड दी responsibility of consumers. Now we have to discuss means of consumer protection. How many means we have? सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत सारे बिजनेस ने ग्रेवियन सेल बना रखे हैं, वो खुद ही इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अगर आप कोई कंप्लेन रेस करोगे तो वो खुद ही इससे डील करेंगे, खुद ही इन सब प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। बिजनेस एसोसिएशन, बिजनेस ने अपने आप में ग्रुपिंग कर रखी है कि जैसे मान लीजिए इंदौर में बेकरीज हैं, इन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है कि हम ये स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट ही मार्केट में बेचेंगे। तो अगर इस स्टैंडर्ड के लोअर में कोई बेच रहा है तो हम उसको बेकरी एसोसिएशन का पार्ट नहीं मानेंगे, फिर कंज्यूमर का अपना रिस्क है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की तरफ बात कर सकते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बहुत काम करना चाहिए, जागो ग्राहक जागो, ऐसी बातें करना चाहिए। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहिए जिसमें कंज्यूमर की कंप्लेन सुनी जाए और उसके खिलाफ क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट को इंटरवील करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म का यूज़ करिए, राइट। मैं चाहता हूँ कि दोनों टेबल, एक बार कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बार मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप आराम से तसल्ली से 5-7 मिनट लेके पढ़ लो। किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो अभी अपन बात करेंगे। Done with this? Now let's close this chapter with the last point, redressal mechanism, which is very important for us, which is very important for the examination, which is very important for the upcoming examination. Redressal agencies अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मैंने शुरू में कहा कितनी एजेंसीज हैं अपने पास, 3 टियर एजेंसीज है, राइट। 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म है हमारे पास, तो हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, क्या आप देख पा रहे हैं, यस और नो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आपके साथ किसी भी प्रोडक्ट में गलत हुआ है, जो मैंने ऊपर बताया क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू 1 करोड़ से कम है, कितने से कम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और अप्लाई कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास मिल जाएगा, राइट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहाँ मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आपको मिलेगा। स्टेट कमीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं विद इन 45 डेज, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो। आना बोलो, मैंने डिस्ट्रिक्ट में केस लगाया, उन्होंने मेरे खिलाफ ही फैसला सुना दिया, मुझे लगता है कि मैं ही सही हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, स्टेट के पास। तो स्टेट के पास कितने दिन में जाना है, 45 डेज में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, विद इन 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर।
जब भी कोर्ट फैसला देती है तो ऑर्डर साइन होता है, ऑर्डर मिलने के बाद जो ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट सिग्नेचर होता है उसके बाद से ही आप क्या कर सकते हो, 45 डेज़ के अंदर जा सकते। ऐसा नहीं कि चलती हियरिंग में आपने डिस्ट्रिक्ट में भी फाइल कर दिया तो स्टेट में भी फाइल कर दिया कि अरे ये तो मेरे खिलाफ ही, आप सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं। पहले एक से बात करो, वो पूरी तरह मना कर दे, फिर दूसरे के पास जाना, ठीक। व्हाट इज द की फंक्शन? हैंडल लोकल एंड लोअर वैल्यू कंज्यूमर कंप्लेन, में रेफर केसेस टू मेडिकेशन। हाँ सॉरी, मेडिकेशन का बोलते मैं रेफर केसेस टू मीडिएशन। मीडिएशन समझते हो? मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी। क्या वर्ड है ये? मीडिएशन। मीडिएशन जानते हो क्या होता है? मीडिएशन पे अपन ने बहुत गहरी चर्चा करी थी। कई बार क्या होता है, केस बड़ा छोटा होता है, उसके लिए कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट क्या करती है, एक व्यक्ति को हायर करती है बीच में और बोलती है कि जो डिस्प्यूट है वो सेटल डाउन कर दो। थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसा ही है। अगर ये मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो जाता है तो ज़्यादा बेटर है, कोर्ट केस करना नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करी जाती है कि 1 करोड़ से कम के मामले कहाँ सेटल हो जाएं, मीडिएशन में, ठीक। डील्स विद डे टू डे कंज्यूमर डिस्प्यूट। देन वी हैव स्टेट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट के बाद कौन आया बेटा? स्टेट। जैसे डीएस हो गया है, क्या हो गया है? डीएस, ठीक है ना। और आखिरी क्या है? डीएसएन, ठीक है। अब 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम का अगर कोई केस है तो किस में फॉल करेगा? स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन किस में आएगी? स्टेट गवर्नमेंट के तहत। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ जा सकते हो? नेशनल कमीशन अंडर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। हैंडल हायर वैल्यू कंप्लेन एंड अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सॉल्व नहीं हुआ है वो भी हैंडल करेंगे, और बड़े वैल्यू की कोई कंप्लेन है तो उसको भी हैंडल यहीं पे किया जाएगा। हैंडल हाई वैल्यू स्टेट लेवल डिस्प्यूट। देन वी हैव नेशनल लेवल कमीशन, नेशनल कमीशन। 10 करोड़ से ऊपर का मामला है तो कहाँ जाना है? नेशनल कमीशन। कहाँ मिलेगी ये? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले आना। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। तो 45, 30, 30 शुड बी दी डेज। हैंडल केसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हाई वैल्यू क्लेम, एपेक्स कंज्यूमर रिड्रेसल अथॉरिटी। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो फिर सबकी सुनती ही है। तो हमारे पास कितने कमीशन है दोस्त? 3। क्या याद रहेंगे आपको? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। अब कुछ छोटे मोटे केसेस भी मैंने इसमें डाले हैं, ये आपके MFR है, मस्ट फॉर रीडिंग है, इसको आप रीड करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे आपको पता चलेगा डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके का केस हुआ था, कैसे डिसीजन आया, क्या सीखने को मिला, ऐसा। तो 2 मिनट लीजिए, ज़रा इसको भी पढ़ दीजिए। यहाँ जाके हमने कवर किया आज का तीसरा पार्ट, और हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम ऐसे देखा जाए तो अगली बुक में एंटर कर चुके हैं। पहली बुक जो थी वो 8 चैप्टर की थी, और ये आप सबको बहुत बड़ा थैंक्स है कि आपने इतने कम समय में 8 चैप्टर रिवाइज कर लिए, सारे डिटेलिंग के साथ। पेजेस में हम देखें तो 88 पेजेस तक हम आ गए। 136 पेजेस की बुक है, तो हम वी आर वेरी क्लोज टू सम अप। तो पहला चैप्टर हमने पढ़ा जिसका नाम क्या था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन विल मूव टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन विल मूव टू बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, and now with the new book and the new chapter which is Consumer Protection Act. Consumer Protection Act में मैं चाहता हूँ आप मुझे 2 चीज़ें रिवाइज करा दीजिए। नंबर 1, हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स वी हैव? 6। निमोनिक क्या है? आई शेयर। आई इज फॉर इंफॉर्मेशन, एस इज फॉर सेफ्टी, एच इज फॉर हर्ड, ए इज फॉर assured, R is for redressal, and E is for education. So this is what I share and 6 human right under the Consumer Protection Act. Now tell me how many agencies we have in the 3 redressal mechanism. 3. Which are these 3? District, state and national. District में कितने तक का केस हैंडल करते हैं? अप टू 1 CR. स्टेट में कब तक? मोर देन 1 CR बट लेस देन 10 CR. नेशनल में मोर देन 10 CR. अगर डिस्ट्रिक्ट में आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ कंप्लेन करेंगे? स्टेट में। कितने दिन के अंदर? 45 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर। देन अगर आप स्टेट में सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ कंप्लेन करिए? नेशनल में। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर।
नेशनल में भी अगर आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो कहाँ कंप्लेन करिए, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। तो दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब हमारा जो सेगमेंट बचा है वो 3 चैप्टर का बचा है, तो एक दिन में 3 कर रहे हैं, उस हिसाब से एवरेज सही चल रहा है। तो अब बचा है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, बट ये बुक की कमाल की बात है कि ये वो कंसाइज्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। तो आज घर जाइए, इन सबको क्या करिए, रिवाइज करिए, ठीक है।